Okay, so good morning. Let's start with homework. तो आपके आंसर्स आए 6,300, some people 6,000, 15,000. कुछ लोगों का नहीं आ रहा है. Let's check what is the correct answer. So concentrate carefully. अब जब हम 5,000 मिनट्स के लिए फोन पे बोलते हैं तब हमारा बिल आता है 3,300 रुपीज. Whereas जब हम 7,000 मिनट्स के लिए फोन पे बोलते हैं तब हमारा बिल आता है 4,500 रुपीज. नाउ कॉन्सेंट्रेट. हमने कल देखा था कि इसका सम पार्ट इज फिक्स्ड एंड सम पार्ट इज वेरिएबल. मतलब कुछ पार्ट फिक्स्ड होने वाला है जो वैसे भी आने वाला है. आप एक मिनट भी नहीं बात की तो भी वो बिल आने वाला है. वेर एज कुछ पार्ट ऐसा है जो मिनट्स के साथ बढ़ने वाला है. तो ठीक है. मतलब इन शॉर्ट ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, दिस सेमी वेरिएबल कॉस्ट विल बी मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. तो ठीक है. ये जो 3,300 कॉस्ट है, 3,300, that will be some variable cost plus some fixed cost. Similarly वो जो 4,500 rupees है, that is also some variable cost plus some fixed cost. Now consider carefully. वो जो fixed cost है वो तो सेम ही होने वाला है दोनों केस में, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, राइट. दैट इज द बेसिक अमाउंट जो पे करना ही है इन एनी केस. वेयर एज जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मिनट्स पे डिपेंड करेगा. विश्वजीत, तुम्हारा आंसर नहीं आया है, तुम मुझे बोलो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कौन से बेसिस पे सेम रहता है, पर यूनिट बेसिस या टोटल बेसिस? पर यूनिट बेसिस, करेक्ट, फाइन. मतलब पर मिनट का कॉस्ट सेम रहेगा विश्वजीत. तो फिर अगर पर मिनट एक्स रुपीज कॉस्ट है, सपोज रुपीज एक्स पर यूनिट, इतना हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिर मुझे बोलो 5,000 यूनिट्स के लिए कितना कॉस्ट आएगा विश्वजीत? एक यूनिट का अगर एक्स है तो अगर एक यूनिट के लिए एक्स रुपीज लगता है एक मिनट के लिए, तो 5,000 मिनट्स के लिए कितना कॉस्ट लगेगा विश्वजीत? विश्वजीत क्या हुआ? एक मिनट के लिए अगर एक्स है कॉस्ट, तो फिर 5,000 मिनट्स के लिए कितना लगेगा? 5,000 इंटू एक्स, करेक्ट. मतलब कहना से यहाँ पे यहाँ पे 5,000 इंटू एक्स इतना वेरिएबल कॉस्ट होगा प्लस कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होगा. ये क्लियर है? ठीक है. फिर मुझे बोलो यहाँ पे कितना वेरिएबल कॉस्ट होगा सेकेंड केस में, क्योंकि वो तो एक्स पर यूनिट ही है, करेक्ट, 7,000 एक्स. एंड कहने से फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही होगा. फाइन. इज दिस अ साइमल्टेनियस, मतलब इज दिस अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस? सॉल्व करो. हाँ, लेट्स इससे ये सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 4,500 माइनस 3,300 विल बी 1,200 इज इक्वल टू 2,000x, और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस होके. तो x मतलब जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था वो आएगा 1,200 बाय 2,000 विच इज 0.6 रुपीज पर मिनट. चेक करो ये सबका आ रहा है क्या, कि 0.6 रुपीज पर मिनट will be the variable cost, variable part of the cost. ठीक है. फिर फिक्स्ड कॉस्ट निकालो. फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? 0.6 जो है हमारा वो कोई भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो. जैसे कि हमें पता है 3,300 इज इक्वल टू 5,000 इंटू एक्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. तो 5,000 इंटू 0.6 इज 3,000. फिक्स्ड कॉस्ट 300 रुपीज आएगा. चेक. लेट मी नो. हाँ, लेट मी नो एवरीवन गॉट दिस. तो अगर ये फिक्स कॉस्ट और ये वेरिएबल कॉस्ट आया
तो फिर अब हमें निकालना था कि 10,000 मिनट्स के लिए कितना कॉस्ट आएगा। तो देखो फॉर 10,000 मिनट्स, कैन एनीवन टेल मी जिनका नहीं आया था, क्योंकि 6,300 विल बी द करेक्ट आंसर। जिनका नहीं आया था 6,300 बोलो एक बार मुझे क्या आ रहा है, क्या करेक्ट आपका। हाँ, कैसे होगा, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। वेरिएबल तो होगा 10,000 मिनट्स इंटू 0.6 पर मिनट, ये प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होगा 300 रुपीज। चेक इफ एवरीवन इज गेटिंग 6,300 रुपीज हियर। Got it? Okay, good. Mohammed, tell me if you understood. Okay. मतलब हमने क्या किया इन शॉर्ट, ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट था, ओके ये मैं आ रहा हूँ क्या स्क्रीन पे, ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट था उसको हमने स्प्लिट किया दो पार्ट्स में, वेरिएबल पार्ट एंड फिक्स्ड पार्ट। तो ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने कल लिखा, उसमें अब हमें देखना है यही कि हाउ टू सेग्रीगेट, हाउ टू सेपरेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल पोर्शन एंड फिक्स्ड पोर्शन। तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंडर हेडिंग दो एक, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। 5 मेथड्स देखने हमें इसमें, 5 मेथड्स कि हाउ टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। segregation of semi variable costs. Okay. Can we proceed? Yes, no? Okay. हाँ, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो ऐसे हो रहा है थोड़ा। ओके, सो अब एक्चुअली ये जो मेथड्स है, हमें 5 मेथड्स देखने हैं। 5 मेथड्स में से 3 मेथड्स सेम ही है एक्चुअली। 3 मेथड्स आउट ऑफ द 5 आर सेम, बस उनको नाम अलग अलग दिया है बट सेम प्रोसेस होता है। तो मतलब ज्यादा कुछ याद रखने जैसा नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या मेथड्स होते हैं। नाउ फर्स्ट मेथड is graphical method. Okay, obviously exam point of view I will not be able to use this, but practically this is something that might be useful. कैसे देखते हैं, first method is graphical method. थियरी क्वेश्चन में वगैरह आ सकता है, तो समझ लो क्या करना है। पहले प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर उसके स्टेप्स लिखते हैं, आप ही बोलोगे मतलब क्या करना होगा। लेट्स से कि हमने से प्लॉट किया, कोई हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट है प्रैक्टिकली। तो क्या करना चाहिए हमने आइडियली, यहाँ पे यूनिट्स एंड कॉस्ट कल के जैसा प्लॉट करेंगे। नाउ टेल मी समथिंग, कल हमने डिस्कस किया था कि रियल लाइफ में एग्जैक्टली ऐसे होता है क्या वो कॉस्ट? नहीं, एक्सेप्ट फॉर मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़े से एकदम जिनका फिक्स स्ट्रक्चर होता है, वो कॉस्ट छोड़ के जनरली ऐसा कॉस्ट नहीं होगा कि वो एग्जैक्टली बढ़ रहा है इस पॉइंट से स्टार्ट होके। सो व्हाट विल डू इज विल प्लॉट वेरियस पॉइंट्स। विल प्लॉट कि लेट्स से एक 500 यूनिट्स पे कितना कॉस्ट है, फिर 1000 यूनिट्स पे कितना कॉस्ट है, फिर 1500 यूनिट्स पे कितना कॉस्ट है, एंड सो ऑन। विल प्लॉट इट लाइक दिस। इस टाइप के डायग्राम को क्या बोलते हैं मैथ्स से, अगर याद है किसी को तो?
नहीं, हिस्टोग्राम नहीं, इतनी जल्दी मैथ्स भूल गए ना। गुड। क्या बोलते हैं इसको? स्कैटर डायग्राम बोलते हैं, राइट। सो दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड एज अ स्कैटर डायग्राम। तो ठीक है, ऐसा स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। तो नाम भूल गए तो भी चलेगा। हाँ, तो स्कैटर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। देन हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। वी विल ट्राई टू, मतलब ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, हम इसमें एक कुछ तो स्ट्रेट लाइन फिट करने का ट्राई करेंगे। इस प्रोसेस को भी मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, याद है क्या किसी को? विल ट्राई टू फिट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? हाँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको? उस चैप्टर का नाम क्या था मैथ्स में? हाँ, बेस्ट फिट लाइन, करेक्ट। उस चैप्टर का नाम क्या था? रिग्रेशन। कुछ तो याद है। ठीक है, बेस्ट फिट, करेक्ट, बेस्ट फिट लाइन। हम क्या करेंगे, बेस्ट फिट रिग्रेशन, करेक्ट भाई भाई। बेस्ट फिट लाइन मतलब क्या, किस पॉइंट्स को बेस्ट रिप्रेजेंट करने वाला एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ऑब्वियसली हमें कॉस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं करना है, बट इसके लिए हम रिग्रेशन यूज करते हैं, जो मैथ्स में करते थे हम। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बट प्रैक्टिकली दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। अब हमारे पास वो डेटा है तो इजीली हो सकता है, फिर वो प्रैक्टिकली हमें कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते, कंप्यूटर होता है हमारे पास। तो फिर कहने से वो जो बेस्ट फिट लाइन है, वो ऐसे आया सपोज, तो उसको क्या कर देंगे हम, उसको यहाँ पे एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। एंड ये जो पॉइंट है ना, कहना से दिस विल बी, आई मीन इसको हम बेस कंसिडर कर सकते हैं फिर। ये फिक्स्ड वाला पार्ट होगा, देखो। सो ये जो पॉइंट होगा, ये जो बेस हमारा आएगा उसको हम फिक्स्ड पार्ट कंसिडर करेंगे, फिक्स्ड पोर्शन। एंड ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम वेरिएबल पोर्शन कंसिडर करेंगे। सो even though the points are not in straight line, even though the points are not in straight line, हम क्या करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक, सॉरी वो पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ऐसा डायग्राम लाने का ट्राई करेंगे जैसा हमने कल लिखा था सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। सो दैट क्या होगा फिर, उससे हमें कुछ तो एक इक्वेशन मिल जाएगा एंड फिर उससे हम ऐसे कॉस्ट निकाल सकते हैं जैसे हमने वो कल टेलीफोन बिल का निकाला अभी थोड़ी देर पहले वैसे। बट ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट, मतलब ये करना नहीं है हमें रिग्रेशन वगैरह, बट जस्ट समझ लो कि प्रोसीजर क्या है। ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर हम प्रोसीजर लिखते हैं 3-4 स्टेप्स में यहाँ पे कि करना क्या होता है ग्राफिकल मेथड में। सो जस्ट फर्स्ट ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक, फिर हम उसके जस्ट स्टेप्स लिख लेते हैं कि करना क्या होता है यहाँ पे। क्या फिक्स फिक्स पोर्शन के ऊपर जो होगा वो वेरिएबल पोर्शन होगा, करेक्ट। आई मीन दिस इज व्हाट विल अज्यूम अगर हमें नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट यूनिट्स का कॉस्ट निकालना है तो।
वो भी दिख रहा है तुम्हें ये? अरे कैसे, रुको। हाँ, मैं दिख रहा हूँ ना तुम लोगों को? ओह अच्छा, हाँ रुको, अब दिखूंगा। हाँ, ये मैंने वो दूसरा मिररिंग वाला स्क्रीन शेयर किया था। अब दिख रहा हूँ मैं? फाइन। डन। कैन यू प्रोसीड? ओके ओके। तो फिर अब लिख लेते हैं बस स्टेप्स इसके ही, हम क्या कर रहे हैं मतलब यहाँ पे कि थियरी क्वेश्चन आया सपोज ग्राफिकल मेथड, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? एक तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऐसा, एंड फिर लिखेंगे, मुझे बोलो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा उस ग्राफ पे हमें? पॉइंट्स देने पड़ेंगे। अब कहने से अगर हमें एक ज्यादा अच्छा आंसर चाहिए, इफ वी वांट एज एक्यूरेट आंसर एज पॉसिबल, देन कहने से वी शुड टेक एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल। फाइन। तो लिखो फर्स्ट स्टेप वन विल बी प्लॉट cost, total cost at different levels of production या सेल। Take as much data as possible for more accurate answer. Take as much data as possible for more accurate answer. एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं हम? एक्स एक्सिस पे व्हाट आर वी प्लॉटिंग? यूनिट्स, करेक्ट। एंड वाई एक्सिस पे विल प्लॉट कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा एनीवन? करेक्ट, गुड। सो ड्रॉ मैक्सिमम पॉइंट्स को इंक्लूड करे ऐसा नहीं, बट ड्रॉ बेस्ट फिट लाइन। हाँ, डिस्टेंस कम हो जाए, डिस्टेंस भी नहीं, क्या अल्ताफ अगर एग्जैक्टली बोलना है तो कहना ऐसे सम स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस मिनिमाइज होने चाहिए, राइट? हाँ ओके। सो मतलब ऐसा मत लिखो कि इट कवर्स मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, ड्रॉ बेस्ट फिट लाइन, इतना ही लिखो। हम्म, तो बेस्ट फिट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? आइदर अकॉर्डिंग टू जजमेंट, मतलब ऐसे देख के, या फिर बेटर वे वुड बी यूजिंग रिग्रेशन टेक्निक्स। Draw best fit line according to judgment or using regression techniques. ठीक है। अब आइडियली अगर वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो वो बेस्ट फिट लाइन हमेशा ऐसे वाई एक्सिस को कट करेगा कहीं ना कहीं पे, राइट? मतलब ऐसे नीचे नहीं जाएगा आइडियली वो लाइन, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब थोड़ा सा फिक्स्ड पार्ट है उसमें। तो क्या करो, वो लाइन एक्सटेंड करो वाई एक्सिस तक। सो व्हाट वी कैन डू स्टेप 4 में, extend the line, extend the line to intersect y axis. Extend the line to intersect y axis. एंड वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस को, वो क्या होगा हमारा? मतलब उसके नीचे क्या है? उसके नीचे क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है, करेक्ट। मतलब कहना से द पॉइंट एट विच इट इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, वहां से वी हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? सो एंड ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल fixed cost line from such point of intersection.
सो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर लो एंड उसके आगे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के बाद वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वो जो भी पार्ट आएगा उसके नीचे फिक्स्ड कॉस्ट होगा। सो लास्ट स्टेप एक लिख सकते हो आप कि पोर्शन above the fixed cost line would be variable cost. Portion above the fixed cost line would be variable cost. That's it. मेथड क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है मेथड में? नो, ओके। हाँ मतलब अभी अगर हमें एक्चुअली करना हुआ तो फिर ये मेथड एक्चुअली डिफिकल्ट होगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल नॉट हैव टू सॉल्व दिस एनीवेयर। तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन ग्राफिकल मेथड ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो बस ये लिखना है, नथिंग एल्स। एमसीक्यूज नहीं आते, थियरी आती है बस। ठीक है, तो लेट्स गो टू सेकंड मेथड। अब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेथड्स आर सेम, सेम ही करना है, एग्जैक्टली सेम चीज करनी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेथड में। पहला वाला मतलब कौन सा? फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन करूँ वापस? लिखना है, ठीक है ठीक है, हाँ रखता हूँ स्क्रीन पे। हाँ लिखो। डन, ओके ठीक है। सेकंड, अब सेकंड मेथड एक्चुअली जो हमने अभी किया यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन के लिए, दैट इज, उसको हम सेकंड मेथड करके लिखेंगे, इक्वेशन फॉर्म करना। बट अब मतलब वो जो इक्वेशंस का मेथड है उसको मॉड्यूल में क्या बोलते हैं? तो देखो उसको मॉड्यूल में बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, विच इज नॉट करेक्ट। लीस्ट स्क्वायर्स मेथड मतलब एक्चुअली क्या होता है? रिग्रेशन का मेथड, जो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, उस मेथड को लीस्ट स्क्वायर्स मेथड बोलते हैं। बट मॉड्यूल में उन्होंने लीस्ट स्क्वायर्स मेथड वर्ड यूज किया है इक्वेशंस के लिए। वो कब करेक्ट हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा वर्ड यूज किया बोलता हूं मैं, लेकिन ऐसा हेडिंग दो सेकेंड, लीस्ट स्क्वायर्स मेथड या इक्वेशंस मेथड। ओके, तो अब देखो, कॉन्सेंट्रेट करो, पहले समझ लो कि इसको लीस्ट स्क्वायर्स मेथड क्यों बोला, क्योंकि आइडियली लीस्ट स्क्वायर्स ये रिग्रेशन में वर्ड यूज किया था। अच्छा वैभवी, तुम, मैंने अभी मैसेज पढ़ा, फिफ्थ लिखना है, लिखा ना तुमने? डन, यस, नो? नो लिखो फिर फास्ट। अब तक होना चाहिए था फास्ट। डन, ओके। लीस्ट स्क्वायर्स मेथड और इक्वेशंस मेथड, कॉन्सेंट्रेट। अब आइडियली, ये लिखो मत कुछ भी, बट आइडियली जब ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं तो उससे जो रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करते हैं वो लीस्ट स्क्वायर्स मेथड से ड्रॉ करते हैं हम, जो हमने मैथ्स में सीखा था। बट अगर हमारे पास दो ही पॉइंट्स है, सिर्फ 1 और 2, तो फिर उससे लाइन ड्रॉ करना इज इजी। ओके, वो दो पॉइंट से, एंड फिर उसमें अगर हमने लीस्ट स्क्वायर्स मेथड अप्लाई किया तो इट इज लाइक दिस ओनली, ये इक्वेशंस फॉर्म करना। ओके, तो हमें ये जो मेथड है ये यूज करना है अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, तो जैसे हमने होमवर्क के क्वेश्चन में थे वैसे। सो लिखो वहां पे, जस्ट एक बुलेट पॉइंट करके लिख सकते हो, this method can be used, this method can be used
ग्राफ नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा, मतलब मैंने वो सिर्फ इतना दिखाना है कि अगर मल्टीपल पॉइंट्स है तो लीस्ट स्क्वायर्स मतलब वो प्रॉपर मेथड यूज करना पड़ेगा रिग्रेशन का, बट दो ही पॉइंट्स है अल्ताफ, तो कहने से उसके थ्रू जाने वाला लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं हम। फाइन। तो लिखो दिस मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन वी हैव cost at two different points, two different points. Hmm. तो इसमें आइडियली कुछ लिखने जैसा है ही नहीं, ये जो हमने किया था ना क्वेश्चन, वैसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, हाँ एग्जाम्पल लिखते हैं और खुद से आप सॉल्व करो, वही मतलब उससे ही मेथड डायरेक्टली एक्सप्लेन हो जाएगा, उसमें और कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। तो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ट्राई टू सेपरेट, क्वेश्चन ऐसा है कि सेपरेट वेरिएबल कंपोनेंट एंड फिक्स्ड कंपोनेंट। तो ऐसा है कि जब यूनिट्स 10,000 है, जब हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो लेट से हमारा एक कॉस्ट है कुछ, तो वो आता है 25,000 रुपीज। वेर एज जब हम 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा कॉस्ट आता है वही कॉस्ट 35,000 रुपीज। तो फिर कैन यू ट्राई टू फाइंड कि वेरिएबल कंपोनेंट पर यूनिट उसका कितना होगा एंड फिक्स्ड कंपोनेंट टोटल कितना होगा। ऊपर जैसे इक्वेशंस फॉर्म किए थे वैसे करने का ट्राई करो पहले। ओके, 5,000, ठीक है चेक करते हैं। आंसर्स आए किसी के तो बोलो। और जैसे हमने होमवर्क क्वेश्चन के लिए किया सेम आया, ओके गुड। सेम, ओके गुड, गॉट इट, ओके। दैट इज करेक्ट। ओके लेट मी जस्ट राइट इट हियर। कैसे करेंगे, लेट्स अज्यूम, मैथ्स में ऐसा लिखते ही थे, अब यहाँ पे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ना आइडियली। लेट एक्स बी द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लेट एक्स बी द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एट बोथ लेवल्स, तो ऑब्वियसली वो पर यूनिट बेसिस पे सेम रहता है, राइट हाँ लिखना होगा। एंड लेट वाई बी द फिक्स्ड कंपोनेंट। अब मैथ्स नहीं ना प्रगुण, अब तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए ना। हाँ, क्वेश्चन भी नहीं, ये लिख लो आप एग्जांपल में लिख लो फॉर्म नोटबुक में, सो दैट रिवीजन करते वक्त you'll be able to see that. So now we know that semi variable cost or total cost is equal to variable component plus fixed component. Also you cannot use shortcuts in exam, VCFC नहीं यूज करना है, ओके okay? वो एग्जामिनर को क्या पता ना, चेकर को VC मतलब क्या है, FC मतलब क्या। तो क्या मुझको लगा फर्ग्यूसन कॉलेज तो VCFC मतलब क्या पता हो क्या लगेगा उनको, कुछ भी रख सकता है। इनफैक्ट अब ये दो हुए ना ऐसे, तो पूरे सिलेबस में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स होने वाले, तो आइडियली डोंट यूज इट, मतलब रिस्क नहीं लेना है एग्जाम में। तो वेरिएबल कॉस्ट में, हाँ वेरिएबल कॉस्ट में एक्स अज्यूम किया हमने पर यूनिट, तो कहने से 25,000 में 10,000 यूनिट्स थे, तो 10,000 एक्स इतना वेरिएबल कॉस्ट आएगा, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वाई आएगा, ठीक है। एंड 35,000 जब था
तब वो आएगा 15,000 यूनिट्स इंटू एक्स प्लस वाई। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे इसको, तो 10,000 इज इक्वल टू 5,000 एक्स, तो x विल बी 2 पर यूनिट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट हमारा है 2 रुपीज पर यूनिट। एंड फिक्स्ड कॉस्ट के लिए उसमें पुट करो, तो 25,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस वाई, तो y आएगा 5,000 रुपीज। तो ये वेरिएबल कंपोनेंट है, ये फिक्स्ड कंपोनेंट है, ठीक है। अगर मैंने इसके बेसिस पे पूछा कि फाइंड कॉस्ट फॉर लेट्स से 25,000 यूनिट्स, तो कैसे निकालेंगे उसको? 25,000 पे वेरिएबल कॉस्ट आएगा 2 रुपीज से, प्लस 5,000 फिक्स कॉस्ट, तो उतना ही रहेगा हमेशा के लिए। कितना आ रहा है ये? कितना रहा? 55, राइट? एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट? फिफ्टी फाइव का क्या? अरे देखो 25,000 यूनिट्स पे मुझे बोलो मोहम्मद, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना निकाला हमने? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना निकाला हमने ऊपर? 2। तो फिर 25,000 यूनिट्स के लिए 2 रुपीज से कितना कॉस्ट आएगा वेरिएबल कॉस्ट? 50,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितना निकाला है हमने? 5,000, वो तो सेम ही रहेगा उतना ही, राइट? तो 55,000 विल बी द टोटल कॉस्ट। गॉट इट? ठीक है, फाइन। तो ये था लीस्ट स्क्वायर्स मेथड या इक्वेशंस मेथड। ये तो टाइम पास मेथड है, मतलब इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट मेथड तो इससे भी इजी है। इनफैक्ट नेक्स्ट मेथड सेम है, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन नेक्स्ट मेथड, बस उसका नाम अलग है और मेथड अलग है करने का, मतलब और इजी है वो इक्वेशन से। लिखो थर्ड मेथड, कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड मतलब क्या बोलता हूं? वहां पे लिखो एक सेम एज लीस्ट स्क्वायर्स मेथड अबव। सेम सेम, मतलब सेम आंसर है, बस और थोड़ा सिंपल करेंगे। ये मेथड है, ये हम हमेशा यूज करेंगे इन एवरी क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ ये इक्वेशंस, सो दैट इतना प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा हमें। अब कॉन्सेंट्रेट करो वेरी केयरफुली। अभी का ही क्वेश्चन बोलो मुझे, यूनिट्स और कॉस्ट कितना था? 10,000 पे कितना था कॉस्ट? ओके, एंड यहाँ पे 35, राइट? नाउ कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। हर बार वो इक्वेशंस फॉर्म करने की एक्चुअली हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? देखो, अब 10,000 से 15,000 तक जाते वक्त कितने यूनिट्स बढ़े हैं, कितने यूनिट्स इंक्रीज हुए? करेक्ट, कितने यूनिट्स इंक्रीज हुए? 5,000 यूनिट्स हैव इंक्रीज्ड। वेयरएज कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुआ है? 10,000। नाउ टेल मी, डज फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज? नो। मतलब whatever is the increase in cost, whatever is the increase in cost, that must be because of variable portion. Does everyone agree? Does everyone agree that whatever is the increase in cost, that must be because of variable portion? फाइन। इसका मतलब कहने से 5,000 यूनिट्स के लिए 10,000 इतना वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 डायरेक्टली आ सकता है उससे। तो वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कंपोनेंट कैन बी फाउंड आउट एज change in cost, which is 10,000,
divided by change in units, which is 5000. कहने से प्रेजेंटेशन एंड एग्जाम में टाइम सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, राइट? हाँ करेक्ट, क्योंकि हम इन शॉर्ट वहां पे भी वही कर रहे थे जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, दिस वाज चेंज इन कॉस्ट एंड दिस वाज चेंज इन यूनिट्स, तो डायरेक्टली कर देंगे वेरिएबल कंपोनेंट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, तो वेरिएबल कंपोनेंट आ जाएगा। यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट है क्या? यस, नो? नो? ओके, ओके गुड। फिर हाँ नोट कर लो, फिर तब तक ये भी देख लो, फिर एक साथ ही नोट करो। फिर फिक्स्ड कंपोनेंट अगर हमें चाहिए, तो इक्वेशंस के जैसा ही करना है एग्जैक्टली। फिक्स्ड कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी एक लेवल पे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट्स टेक 10,000 यूनिट्स फॉर एग्जांपल। तो 10,000 यूनिट्स लिए, तो हमें पता है कि टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिर 25,000 इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, अब हमने 2 रुपीज पर यूनिट निकाला है, मतलब 10,000 यूनिट है तो 20,000 वेरिएबल कॉस्ट आएगा प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 आ जाएगा डायरेक्टली। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही करेंगे हम, सो दैट एक तो टाइम बच जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली इंटर में आपको सिर्फ इतना, तो दिस विल बी पार्ट ऑफ अ लार्जर क्वेश्चन, तो फिर ये जल्दी से होना चाहिए। कर लो ये नोट। डन? ओके डन एवरीवन, किसी को वेट करना है तो बोलो, अदरवाइज आई विल गो अहेड। ओके हाँ ठीक है। फोर्थ इसका हेडिंग लिखो सर। Fourth method that we have to see is called as high low points method. High low points method, ब्रैकेट में लिखो सेम एज अबव। वापस इसको भी सेम ही बोलते हैं ऊपर के ऐसा, सेम ही है मेथड जो करना है हमें, तो ऐसे ही उन्होंने अलग से नाम दिया है, तो ठीक है नो प्रॉब्लम। सेम एज अबव लिख लो, हाई लो पॉइंट्स मेथड। और फिर अगेन एग्जांपल के थ्रू ही देखते हैं डायरेक्टली क्या करना है। कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। अब लेट से हमें यूनिट्स नहीं दिए, यूनिट्स नहीं दिए, हमें दिए है सेल्स। मतलब जब हमारे सेल्स होते हैं 1 लाख रुपीस, जब हमारे सेल्स होता है 1 लाख रुपीस, तब हमारा कॉस्ट होता है लेट से रुपीज 80,000। जब हमारे सेल्स है 1 लाख रुपीस, तो हमारा कॉस्ट है 80,000। वेयर एज
जब हमारे सेल्स 2 लाख रुपीस होते हैं, अब मुझे बोलो, अगर ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता तो ये क्या होना चाहिए फिर, सेल्स डबल होने पर कॉस्ट? अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो कहने से वो भी डबल होना चाहिए, मतलब राइट, अगर वो वेरिएबल कॉस्ट होगा तो वो भी डबल होना चाहिए एग्जैक्टली exactly. अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा तो, अगर फिक्स्ड कॉस्ट होगा तो सेम रहना चाहिए टोटल बेसिस पे, मतलब 80,000 ही रहना चाहिए, राइट? फाइन, बट लेट से कॉस्ट है 2 लाख पे 1,40,000 रुपीज। मतलब अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होता अल्ताफ, तो फिर ये डबल होना चाहिए था, 1,60,000 होना चाहिए था। और अगर वो फिक्स कॉस्ट होता तो 80,000 ही रहना चाहिए था। बट 1,40,000 है, मतलब वो फिक्स्ड या वेरिएबल दोनों नहीं है, राइट? तो बस कुछ नहीं, एग्जैक्टली ऊपर के जैसा सेम करना है, क्योंकि सेम है ना, हमारे पास दो लेवल के सेल्स है, दो लेवल का कॉस्ट है। तो अब कैसे निकालेंगे, बस केयरफुली देखो। अब वेरिएबल कंपोनेंट निकालने के लिए सेम करेंगे हम, वेरिएबल कंपोनेंट निकालने के लिए विल डू चेंज इन कॉस्ट अपॉन, अब यहाँ पे यूनिट्स नहीं है हमारे पास, क्या करना पड़ेगा, चेंज इन सेल्स। मुझे बोलो चेंज इन कॉस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, 660 है ना, 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख इज द चेंज इन सेल्स। तो अब ये जो आंसर आएगा, कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली, ऊपर हमने डिनोमिनेटर में दिया था चेंज इन यूनिट्स, इसलिए हमारा आंसर आया था 2 रुपीज पर यूनिट। यहाँ पे हम ले रहे हैं चेंज इन सेल्स, मतलब ये रुपीज है नीचे, तो हमारा आंसर आएगा 0.6 पर रुपी, और इन शॉर्ट दैट मीन्स 60% ऑफ सेल्स। ये समझा क्या, देखो सबको, कि सेल्स का 60%, 0.6 मतलब 1 रुपया चेंज हुआ तो यहाँ पे 0.6 चेंज होता है, मतलब 60% चेंज होता है सेल्स का। तो बस इसे यहाँ पे आंसर आएगा परसेंटेज ऑफ सेल्स में। क्लियर ना, ओके गुड, क्लियर है सबको? बाकी कुछ किया ही नहीं हमने, मेथड तो सेम है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट भी यहाँ पे निकालने का मेथड सेम होगा, नथिंग मच। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए कोई एक स्पेसिफिक लेवल लेंगे, लेट से 1 लाख सेल्स का लेवल लेते हैं, एट रुपीज 1 लाख सेल्स। हमें पता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट है 80,000, दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे इस लेवल का, एनीवन? अगर ये लेवल पे लेके कर रहे हैं हम, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? करेक्ट, करेक्ट, 1 लाख का 60%, तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट विल बी बैलेंसिंग फिगर विच इज 20। तो यहाँ पे जो वेरिएबल एंड फिक्स्ड कंपोनेंट्स है सेम वैसे आएगा, बट वेरिएबल कंपोनेंट परसेंटेज में आएगा, वो याद रखो बस। मतलब अगर ये डेटा रुपीस में दिया है तो ये लेवल को हाई लो पॉइंट्स मेथड बोलते हैं हम। ये डेटा लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब यूनिट्स में दिया है तो उस मेथड को लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड बोलते हैं, मतलब कंपैरिजन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। तो नाम डज नॉट मैटर, हमें सॉल्व करते वक्त वो मेथड के नाम से कुछ भी लेना देना नहीं है वैसे भी। हम्म, 3 सेम और एक मेथड है विच इज अ बिट डिफरेंट वन। लेट मी नो व्हेन एवरीवन इज डन, फिर आगे जाते हैं। हाँ, यस, अच्छा डन, ओके, डन, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स तो सेम थे एग्जैक्टली, नथिंग डिफरेंट।
Last method of segregation is this is what is most practically possible. Hmm. Analytical method. Analytical method. Analytical method. Analytical method मतलब क्या समझ लो, लाइक वी डिस्कस्ड यस्टरडे एंड हमने आज भी वो ग्राफिकल मेथड में देखा था कि ऐसे एग्जैक्टली स्प्लिट करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है ऑलवेज, मतलब एग्जैक्टली ऐसे स्प्लिट करना वेरिएबल एंड फिक्स्ड पार्ट में इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, मतलब ऐसे एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन तो नहीं आता है, राइट? सो व्हाट कैन बी डन इज पास्ट एक 10-20 ईयर्स का डेटा लेके या फिर कुछ पास्ट फ्यू ईयर्स का डेटा लेके वी कैन ट्राई टू एनालाइज बाय आवरसेल्व्स। वी मतलब एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसको उस कंपनी के बारे में पता है, उस कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में पता है और कॉस्टिंग में एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ तो ऐसा कुछ तो नॉलेज होने वाला पर्सन कैन मे बी ट्राई टू एस्टिमेट फ्यूचर पीरियड के कॉस्ट। ओके, मतलब उसको उसके एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेसिस पे कहने से शायद वो ये मेथड से ज्यादा बेटर प्रेडिक्ट कर पाएगा नेक्स्ट कॉस्ट। इज दैट करेक्ट? अगर अगर आप 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हो या फिर यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉस्ट अकाउंटिंग, यू हैव सीन मल्टीपल कंपनीज में ये एक स्पेसिफिक टाइप का कॉस्ट कैसे बिहेव करता है, अगर आपको पता है तो फिर कहना से इट माइट बी बेटर कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे कॉस्ट। डज एवरीवन एग्री? हाँ, तो प्रैक्टिकली दिस एनालिटिकल मेथड इज व्हाट इट इन्वॉल्व्स, लिखो शॉर्ट में जस्ट, इट इन्वॉल्व्स segregation of semi variable cost on the basis of experience and judgment। एक्सपीरियंस एंड जजमेंट के बेसिस पे सेग्रीगेशन करना होता है। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली दिस इज व्हाट इज डन जनरली, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ये नहीं कर पाएंगे ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो कंपनी के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, जजमेंट नहीं है कुछ वो कॉस्ट के बारे में। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे अगर क्वेश्चन आए तो वो बहुत ईजी होंगे, कैसे आएंगे बोलता हूँ। तो आप एक बस पॉइंट लिख लो कि एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कैन try to an experienced professional can try to find proportion of cost which is fixed or variable, मतलब कॉस्ट का कितना परसेंट फिक्स्ड है कितना परसेंट वेरिएबल है, जजमेंट के बेसिस पे कुछ तो एस्टिमेट कर सकता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो इजी जाएगा हमें, ऑल्दो प्रैक्टिकली दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि देखो एग्जांपल लिख लो एक, फिर हम क्वेश्चन बैंक पे जाते हैं। कौन सा डेट? लास्ट ईयर cost of producing 50,000 units was rupees 5 lakhs। Last year cost of producing 50,000 units was rupees 5 lakhs। ठीक है। It is estimated that 60% of the cost is fixed। 60% of the cost is fixed। मतलब आप ही बोलो कि फिक्स्ड पोर्शन कितना है, मतलब उसमें से
5 लाख का 60% इज 3 lakhs। तो ऑब्वियसली वेरिएबल पोर्शन होगा 2 lakhs। फाइन। 2 lakhs मतलब पर यूनिट कितना? 4 पर यूनिट। या तक क्लियर सबको? ओके तो फिर खुद से निकालो कॉस्ट फॉर 70,000 यूनिट्स। अब तक आना चाहिए था फास्ट। अब तक तो 2 बार आना चाहिए था। 5,80,000। वो एक्चुअली ओरली करना था वो अल्ताफ। हाँ। हम्म, ठीक है आएगा तुमका। नहीं नहीं करो ही। 2+2 के लिए भी यू शुड यूज कैलकुलेटर ऑलवेज। एग्जाम में कुछ भी करके आते हो नहीं तो। आएगा सबका 5,80,000 या नहीं? यस नो पता नहीं। यस ओके। मोहम्मद विश्वजीत, प्रगुन, काव्या। 70,000 को 4 रुपीज पर यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट आएगा प्लस 3 lakhs फिक्स कॉस्ट आएगा। सो 5,80,000 विल बी आंसर। यस ओके गुड। कैन वी प्रोसीड? ओके चलो अब क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक पॉइंट मुझे बोलो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक पॉइंट मुझे बोलो अब तक हमने जो देखा है उसके बेसिस पे कि अब अगर कोई कॉस्ट दिया आपको ऐसे कि लेट से 10,000 यूनिट्स एंड 20,000 यूनिट्स के लिए लेट से एक कॉस्ट ए नाम का कॉस्ट है सपोज। वो ऐसा है कि यहाँ पे है 60,000, यहाँ पे 1,20,000 रुपीज। तो बस मुझे एक चीज बोलो कि आप कैसे चेक करोगे कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल? वेरिएबल है क्या, ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? करेक्ट, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट की प्रॉपर्टी क्या थी कि वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स सेम ऑन पर यूनिट बेसिस। तो यहाँ पे पर यूनिट कितना आ रहा है वो? कितना है पर यूनिट? 0.6। वापस 1 लाख नहीं है वो, 10,000 है। तो 6 रुपीज पर यूनिट आ रहा है क्या सबका? गुड। और यहाँ पे भी 6 रुपीज पर यूनिट आ रहा है क्या? आ रहा है क्या सबका? यस नो पता नहीं, बाकी लोग? हम्म फाइन। तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। फिर अगर मैंने कॉस्ट बी दिया, लेट से 70,000 और 70,000, तो फिर ये क्लियरली कौन सा कॉस्ट है? फिक्स्ड, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम ऑन टोटल बेसिस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। फिर अगर मैंने कॉस्ट सी दिया, मैंने बोला 10,000 यूनिट्स के लिए 80,000 आता है, और वो 20,000 यूनिट्स के लिए वो कॉस्ट आता है 1 लाख। तो अब देखो टोटल बेसिस पे तो सेम नहीं है, पर यूनिट बेसिस पे सेम है क्या? चेक करो एक बार। पर यूनिट बेसिस पे इज इट सेम? हाँ कितना हो रहा है वो पर यूनिट कितना है? पहला तो 8 रुपीज है राइट, एंड सेकेंड वाला?
5 है, 5 है। हाँ। हम्म। तो मतलब ये टोटल बेसिस पे सेम नहीं है, मतलब फिक्स तो नहीं है। पर यूनिट बेसिस पे भी सेम नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल भी नहीं है। तो क्या अज्यूम करेंगे उसको हम? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दैट इज करेक्ट अल्ताफ, बट सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली इंक्लूड्स समथिंग विच इज, मतलब नॉट नेसेसरली अल्ताफ कि वो ऐसा ही होना चाहिए ना, ये ग्राफ के जैसा हमने जो देखा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइट बी समथिंग लाइक दिस आल्सो, राइट? रुको, ऐसे ऐसे भी तो कुछ हो सकता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट? बिकॉज सी देखो, जब हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड एंड वेरिएबल पोर्शन में डिवाइड करते हैं, तो वी आर अज्यूमिंग कि वो डिवाइड हो सकता है। हम्म। फिर उस केस में वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट को ऐड किया तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के जैसा ही दिखेगा। इसलिए अल्ताफ तुम बोल रहे हो कि टोटल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट सिमिलर होता है। हम्म, दैट इज करेक्ट, बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में और भी तो कुछ हो सकता है, राइट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइट इंक्लूड कॉस्ट विच आर नीदर वेरिएबल नॉर फिक्स्ड। तो हम जो कर रहे हैं अब तक ये सब, ये अजम्पशन के बेसिस पे कर रहे हैं कि ये सब वेरिएबल एंड फिक्स दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, बट दैट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ओके। तो मुझे बोलो पहले, सब लोग आंसर करो कि इज दिस क्लियर कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल? ओके, ठीक है। इफ यस, then let's see how many of you can solve this question now. Come to question number 5. Identify whether following costs are fixed, variable or semi variable. पहले करो खुद से, then we'll check together. खुद से करो, फिर एक साथ चेक करेंगे। A B C D E F, all 6 costs you have to identify whether they are fixed, variable or semi variable. सब लोग करो, then I'll ask one by one. भाई भाई कुछ नहीं, क्वेश्चन 5 करना है, क्वेश्चन 5 ट्राई। यस।
अच्छा एक सॉल्व करना है क्या विश्वजीत? ठीक है, फर्स्ट वाला करके देखते हैं। विश्वजीत तुम ही बोलो मुझे, कॉस्ट ए जो है, कॉस्ट ए वो 10,000 यूनिट्स के लिए 5.5 पर यूनिट है, 15,000 यूनिट्स के लिए 5.5 पर यूनिट है। मतलब पर यूनिट बेसिस पे वो सेम है वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वो जो कॉस्ट ए है वो, तो वो कौन सा कॉस्ट है फिर विश्वजीत? पर यूनिट बेसिस पे सेम है विश्वजीत, वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो पर यूनिट बेसिस पे सेम रहता है। हम्म, ठीक है। कॉस्ट बी भी मैं ही बताता हूँ, कॉन्सेंट्रेट केयरफुली। विश्वजीत तुम ही बोलो मुझे, कॉस्ट बी अब पर यूनिट बेसिस पे सेम है क्या? पहले तो है क्या? नहीं है, मतलब वेरिएबल तो नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट चेक करना है तो मुझे बोलो फिक्स्ड कॉस्ट की प्रॉपर्टी क्या है? इट रिमेन सेम ऑन टोटल बेसिस। तो मुझे बोलो टोटल कॉस्ट कितना है पहले तो इस लेवल पे? 6.3 पर यूनिट इंटू 10,000, 63,000। और ये वाले लेवल पे 63,000 ही आ रहा है, करेक्ट। इसका मतलब दिस इज विच टाइप ऑफ कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर दोनों भी नहीं आ रहा है, कि पर यूनिट भी सेम नहीं है, टोटल भी सेम नहीं है, तो उसको सेमी वेरिएबल अज्यूम कर देंगे फिर हम। फाइन, करो। फिनिश टिल एफ, देन विल चेक। हो गया, ओके। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, लाइक क्या क्या? सबको ही लैग कर रहा है क्या? नो, अल्ताफ मतलब तुम्हारे यहाँ पे कुछ। ओके, कॉन्सेंट्रेट। सबको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे लाइक इन अ वीक और सो, बट लेक्चर को कंपलसरी टाइम पे आना है, कितना भी हेक्टिक हुआ हो पिछले दिन, 4 लेक्चर्स हुए हो, 5 लेक्चर्स हुए हो, 10 आवर्स 12 आवर्स लेक्चर्स हुए हो, फिर भी 6:30 को एग्जैक्टली ज्वाइन करना है सबने। अगर विदाउट टेलिंग मी कोई एब्सेंट रहा तो नेक्स्ट डे से मैं नहीं लेने वाला हूँ लेक्चर में, तो फिर रिकॉर्डेड ही देखना पड़ेगा फिर आगे आपको। बिकॉज फाउंडेशन में तो सबको आई एम श्योर कैसा लगा होगा पढ़ाई करने के बाद या एग्जाम देने के बाद, कि अरे और थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए थी, और थोड़ा सीरियसली करना चाहिए था, राइट? तो क्या? नहीं नहीं, लेकिन रिकॉर्डेड हम प्रॉपर कर रहे हैं, मतलब ये दिस रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू बी लाइक रिलीज्ड फॉर पेन ड्राइव्स आल्सो। स्काइप में वो टाइम पास रिकॉर्डिंग होता है ना, वो सब आता है उसमें। हाँ। एंड एंड अगर पता है आपको कि रिकॉर्डेड है तो फिर आप आराम से आते हो ना, कि चलो वैसे भी रिकॉर्ड दिखने वाला है, क्या करना है फिर। हाँ, तो that should not happen inter में। If anyone misses a lecture without telling me, then I'm not going to take you in lecture from next day unless you have explained properly, क्योंकि understand that this is मतलब a lot more than फाउंडेशन। ओके, सिलेबस वाइज बहुत ज्यादा है सीए फाउंडेशन से कंपेयर किया तो। आपको समझ जाएगा इन अ फ्यू डेज। लाइक यहाँ पे भी मैथ्स में भी हमने 15-16 चैप्टर्स किए थे, यहाँ पे भी 15 चैप्टर्स है, बट यहाँ पे चैप्टर्स का लेंथ एंड चैप्टर्स का डेप्थ इज मल्टीपल टाइम्स ऑफ सीए फाउंडेशन। तो डोंट मिस लेक्चर्स। अदरवाइज अभी तो ठीक है, मतलब अभी अगर मिस किया पहले तो कोप अप करना शायद आपको लगेगा कि ठीक है इतना ही मिस हुआ है, बट लाइक आफ्टर 3-4 डेज अगर आपने कुछ मिस किया लेक्चर तो नेक्स्ट डे कुछ कुछ भी नहीं समझेगा, मतलब फिर क्या चल रहा है। तो दैट शुड नॉट हैपन। डन। अच्छा, पहले ही डिस्क्लेमर देके रख रहा है कि मतलब मिस किया तो इंटरव्यू प्रॉब्लम होगा। ये रीजन तो कभी भी किसी ने नहीं देना है कि
सुबह उठ नहीं पाए, या फिर प्रीवियस डे को बहुत हेक्टिक हुआ था। ओके, ये रीजन मुझे तो एक भी बार सुनने को नहीं मिलना चाहिए। हेक्टिक तो होने ही वाला है। 21 आवर्स लेक्चर्स, ठीक है, कुछ नहीं होता, लेक्चर्स लेक्चर्स ही करने बस। लाइक फॉर नेक्स्ट 6 to 7 months, अगर इतना, मतलब ये तो सीए कोर्स इसीलिए तो टफ बोलते हैं ना, टाइम पास के लिए नहीं। वो फाउंडेशन कुछ भी नहीं था, वो आपको अब समझेगा, समझ रहा होगा इनफैक्ट पिछले 2 दिन से, कि फाउंडेशन वाज नथिंग। तो करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। एंड एटलीस्ट फाउंडेशन में मैं आपके एक्सक्यूजेस सुन के लेता था, अब तो नहीं। मतलब कैसे होता है फाउंडेशन में, आप एक्सक्यूज देते हो, मैं सुन के लेता हूँ, ठीक है, ओके। इंटर में मैं एक्सक्यूज नहीं सुनता हूँ, फाइनल में आप ही एक्सक्यूज देना बंद करते हो। फिर तो फाइनल के स्टूडेंट्स को पता होता है, क्योंकि एक्सक्यूज दिए तो कुछ फायदा ही नहीं होगा उसका, तो इसलिए फाइनल के स्टूडेंट्स एक्सक्यूज ही नहीं देते कभी। हम्म, तो नहीं नहीं, अब तो कुछ नहीं, आता के कौतुक नहीं हुए कभी, अब तो डायरेक्टली नहीं आए तो नहीं आना है बस। फाइनल के लाइव अब जनरली आजकल नहीं होते, बिकॉज दी द प्रॉब्लम इज आपको आर्टिकलशिप के साथ पॉसिबल नहीं होता है अटेंड करना। नहीं होता है, क्योंकि वो आर्टिकलशिप के साथ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना उतना अटेंड करना। आर्टिकलशिप इज चैलेंजिंग, मतलब टाइम बहुत जाता है। और वंस यू आर लाइक सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, वंस यू आर इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, तब तो पॉसिबल नहीं होता है इतना वो काम करो फिर 3 आवर्स। मतलब हमने किया था, क्योंकि हमारे पास लाइव होते थे क्लासेस, बट आजकल के बच्चे नहीं करते। तो डायरेक्ट एंट्री में पहले आर्टिकल करना पड़ता है, हाँ। नहीं 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 नहीं, तो पहले इंटर भी तो देना पड़ता है ना, इंटर एंड देना पड़ता है। फाइनल इज आर्टिकलशिप का 2.5 ईयर होने के बाद आप फाइनल दे सकते हो। मतलब लास्ट 6 मंथ्स में आर्टिकलशिप के, तो आर्टिकलशिप में छुट्टी भी होती है 6 मंथ्स लास्ट, कुछ नहीं, मतलब 6 मतलब 5 मंथ्स छुट्टी होती है पढ़ाई के लिए, हाँ। और फाइनल का सिलेबस तो मतलब, वो तो सिलेबस का तब बोलो ही मत, मतलब है ना। इंटर का भी आपको समझेगा थोड़ी देर में कि क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, इतना सब दिख रहा है। कॉस्टिंग में इतने सारे कंसेप्ट, टैक्स में इतने सारे कंसेप्ट, टैक्स तो सबसे बड़ा सिलेबस होगा, लॉ में इतना सारा, अकाउंट्स में इतना सारा, प्लस ग्रुप 2। सो ये मैनेज करना डिफिकल्ट है। इट इज नॉट लाइक, डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये पता ही रखना, मतलब ये माइंड में रखना ही चाहिए सबने, तभी पॉसिबल है प्रॉपरली क्लियर करना इंटर का। एक ग्रुप या दोनों ग्रुप, दोनों, मतलब इन बोथ केसेस। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, कि अगर आपने थोड़ा सा भी कैजुअल एटीट्यूड रखा, लाइक आई सेड, में फाउंडेशन में भी आपको बोलता था कि इंटर इज द मोस्ट हेक्टिक ईयर, तो थोड़ा सा भी कैजुअल एटीट्यूड रखा, या एक 10 दिन भी थोड़ा सा आपका लैग हो गया, तो फिर देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप बाद में। बोलो क्या प्रॉब्लम। हाँ, नहीं नहीं नहीं, फाउंडेशन के बेसिस पे नहीं मिलेगा अब तुम्हें सीएस में एडमिशन, इंटरमीडिएट में। आई थिंक इंटर वगैरह होने के बाद मिलेगा, इंटर होने के बाद मिलेगा आई थिंक तुम्हें प्रगुन वो। हम्म। फाउंडेशन का इजी है कंपैरेटिवली, इंटर का ऑब्वियसली डिफरेंट है हमारे इससे, इट इज बेस्ड ऑन लॉ। मतलब यहाँ पे लॉस के 3 सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है। हमारे वक्त तो सीपीटी और भी इजी था, क्योंकि मेरे वक्त तो सब्जेक्ट वाइज पासिंग भी नहीं था सीपीटी में। हाँ, बहुत टाइम पास था। तो ठीक है, चलो, किया सबने, लेट्स ट्राई। कॉस सी, वेरिएबल फिक्स सेमी वेरिएबल, फर्स्ट सेमी वेरिएबल। हैज एवरीवन गॉट सेमी वेरिएबल? करेक्ट, गुड गुड गुड, ओके, वेरी गुड। अब ये पर यूनिट बेसिस पे दिए थे देते वक्त। वही वही तुम्हारा आया क्या सी का? ये देते वक्त पर यूनिट बेसिस पे दिए थे। अब आगे के 3 देते वक्त ही टोटल बेसिस पे दिए हैं, हाँ ठीक है।
तो कॉस्ट डी सेमी वेरिएबल है, यहाँ पे पर यूनिट कितना आ रहा है 2.5, अलग आ रहा है ना, क्या आ रहा है यहाँ पे 32,500 बाय 50, 2.16 रिकरिंग, ठीक है, मतलब ये सेमी वेरिएबल है, गुड। कॉस्ट ई फिक्स्ड, कॉस्ट एफ वेरिएबल 4.2 दोनों जगह पे आ रहा है, ठीक है। हम्म। अब फॉर अबव क्वेश्चन एस्टिमेट कॉस्ट एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 25,000 यूनिट्स, ये 10,000 और 15,000 के दिए थे आपको, 25,000 के लेवल पे कॉस्ट ए बी सी डी ई एफ कितने आएंगे वो निकालना है। अंडरस्टैंड, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इजी है करना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे उतना ही रहेगा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में उतना रहेगा तो वो तो डायरेक्टली लिख सकते हो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आपको पहले सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ट्राई इट, टेक 10-15 मिनट्स, टेल मी फाइनल टोटल आंसर। हाँ तो आपको करना पड़ेगा अब सब कैलकुलेशन 25,000 के लिए, ट्राई टू फाइंड कि टोटल कॉस्ट कितना है, जो भी वे से करना है, ए बी सी डी एफ, ट्राई। जस्ट द ओनली थिंग इज इट माइट बी बेटर अगर पहले आपने सेमी वेरिएबल कॉस्ट का वर्किंग कर लिया और उसको सेपरेट कर लिया तो बेटर रहेगा। हम्म। हाँ करेक्ट ना, फिक्स्ड कॉस्ट जो है प्रगुन, विल इट चेंज, फिक्स्ड कॉस्ट विल इट चेंज, नो, तो फिक्स्ड कॉस्ट है तो उतना ही रहेगा, उसके लिए कैलकुलेशन नहीं लगेगा आपको। हाँ बी और ई, दैट इज करेक्ट। हाँ बोलो क्या। हाँ हाँ हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट क्या, ए में वेरिएबल कॉस्ट निकाला, ठीक है। नहीं नहीं, सभी ए बी सी डी एफ का टोटल बोलो, सबका, दैट इज द फाइनल आंसर, मतलब कॉस्ट ए जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आएगा 25,000 यूनिट्स पे कुछ तो, फिर कॉस्ट बी आएगा कुछ तो, सी आएगा कुछ तो, हाँ सबका टोटल फाइनल आंसर। हम्म, 25,000 कौन सा, हाँ नहीं 20, अरे विश्वजीत, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, फॉर अबव क्वेश्चन एस्टिमेट कॉस्ट एट लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 25,000 यूनिट्स, मतलब क्या पूछा है, 25,000 जब यूनिट्स प्रोडक्शन होगा
तो कॉस्ट कितना होगा ऐसे पूछा है, इज दैट करेक्ट? ठीक है, इसमें भी मैं एक कॉस्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको, एक। हाँ, करो सब करो, बाकी जिनको नहीं आ रहा है कॉन्सेंट्रेट। अरे हाँ, अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। देखते हैं प्रेजेंटेशन कैसे करते हो आप। बट पहले तो मैं करता हूँ, यस प्रेजेंट करना है प्रॉपरली। फॉर एवरी क्वेश्चन योर प्रेजेंटेशन मस्ट बी प्रॉपर। अगर टेस्ट में भी कहीं पे भी ऐसे कुछ भी प्रेजेंट किया हुआ दिखा तो मार्क्स कट करने वाला हूँ मैं, और फाइनल में भी होंगे कट। हम्म। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। विश्वजीत टेल मी, कॉस्ट ए जो है वो कितना है पर यूनिट? वो वेरिएबल है राइट, मतलब पर यूनिट सेम रहेगा। तो फिर 25,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट ए कितना आएगा? पर यूनिट, लेकिन हमें तो टोटल चाहिए ना अभी तो। तो करेक्ट, 137,500, दैट इज करेक्ट। तो ऐसे एक स्टेटमेंट बनाओ, कॉस्ट ए कॉस्ट बी कॉस्ट सी सब ऐड करके टोटल करो उसका। राइट। हाँ बोलो। हम्म। हाँ करेक्ट ना, फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होता, वो तो उतना ही आएगा। अच्छा नहीं नहीं, जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं। हो गया, ओके। टोटल टोटल किसी का है तो बोलो, आंसर्स नोट करके रखते हैं, देन विल चेक। ठीक है। टैक्स में वर्किंग नोट निकालना पड़ता है, वैसे यहाँ पे भी दिखाने पड़ते हैं ना। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, जब हम डिफिकल्ट पे जाएंगे तो। अच्छा, टैक्स है तो वर्किंग नहीं दिखाना पड़ता, हाँ यहाँ पे भी मतलब ऑब्वियसली आगे जाके अगर मुझे बोलो अल्ताफ, एक ऐसा बड़ा क्वेश्चन है और उसमें इतना छोटा सा पार्ट आया है वेरिएबल फिक्स्ड का, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पे दिखाओ स्पेसिफिकली कि वो वेरिएबल है फिक्स्ड है। इट इज अज्यूम कि आपको वो उतना समझता है, राइट। बट अगर क्वेश्चन ही इतना सा है तो उसमें फिर सब कुछ दिखाना पड़ेगा आपको। हम्म। तो इट इज नेसेसरी कि मतलब प्रेजेंटेशन करते वक्त बस याद रखो कि अ, आपको ये प्रिंसिपल याद रखना है हमेशा आंसर सॉल्व करते वक्त, कि सामने वाले को अगर नहीं आता है कुछ भी तो भी उसको समझना चाहिए कि आपने क्या किया है। फाइनल वैल्यू बताना है प्रगुण, हाँ हाँ टोटल। सेम, ओके। हाँ वो दिखा रहा हूँ मैं। प्रेजेंटेशन हैज टू बी गुड, आपका इंप्रूव हो जाएगा अब, क्योंकि हम वैसे ही करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर इट इज ओके, सेकेंड चैप्टर से हाँ मतलब हर एक यू हैव टू प्रेजेंट इन टेबल्स, कॉलमनर फॉर्म, एवरीथिंग।
मतलब टेबल मतलब ऐसे कॉलम खोल रहे हो? अच्छा, नॉट नेसेसरी कि आपको वैसे 3 कॉलम जैसे बनाओ, बस एक के नीचे एक कॉस्ट लिखे तो भी चलेगा। लेट्स सी। Obviously presentation might be different for everyone. The only thing is always remember, सामने वाले को कुछ भी नहीं आता है तो भी उसको समझना चाहिए आपने क्या किया है, एंड आपका फाइनल आंसर हाईलाइट होना चाहिए कहीं पे। फाइनल आंसर को कुछ तो बॉक्स करना है हमेशा, या फाइनल आंसर को अंडरलाइन करना है हमेशा, बिकॉज जब आगे जाके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आपके आंसर ही 2-3 पेजेस तक चल रहा है, तो वो एग्जामिनर को समझना चाहिए कि उसमें एक्चुअल आंसर कहाँ पे है, सो दैट वो देख के अगर वो करेक्ट है तो एग्जामिनर बाकी स्टेप्स थोड़े से इतने डिटेल में शायद से नहीं चेक करेगा फिर। सी का ओके, देखते हैं देखते हैं, बाकी वो सी और डी छोड़ के फिर अदरवाइज सब कुछ कर लो मोहम्मद, ठीक है? कर लिया, ठीक है। एवरीवन एल्स लेट मी नो, किया है आपने? मतलब इज इट डन? कैन वी चेक? वैभवी ऑल्सो 4,35,000, ठीक है। हिना मैम ने क्या नहीं बोला, बोल रहे हो वैभवी तुम? अभी देखा मैंने मैसेज हो। अच्छा, मैम ने भी बोला, ऐसे बोलना है। अच्छा, पूजा मैम ने, हाँ प्रेजेंटेशन ना, हाँ करेक्ट, हाँ है। इज इट डन? कैन वी चेक? यस, नो? ओके, ठीक है, चलो चेक करते हैं अब कॉन्सेंट्रेट, 100% कॉन्सेंट्रेशन। पहले तो आइडियली हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेग्रीगेट करने चाहिए, सो लेट्स डू सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट सी एंड डी। कॉस्ट सी, मोहम्मद टेल मी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है कॉस्ट सी, इज इट करेक्ट? तो उसका वेरिएबल कंपोनेंट कैसे आता है, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, चेंज लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड से, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, ठीक है। अब मुझे बोलो वो कॉस्ट सी टोटल कितना है 10,000 यूनिट्स पे? टोटल 29,000, और यहाँ पे 15,000 यूनिट्स पे 30,000, फाइन। मतलब चेंज इन कॉस्ट कहने से 30,000 माइनस 29,000 आएगा, डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स कितना है? करेक्ट, 5, 15 माइनस 10, ठीक है। तो पर यूनिट कितना आ रहा है वेरिएबल कंपोनेंट? 0.2 आ रहा है ना, 1/5 आएगा, 0.2 पर यूनिट आएगा, ठीक है। अब फिक्स्ड कंपोनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा मोहम्मद? कोई तो एक लेवल पे डालना पड़ेगा। अब लेट से 10,000 यूनिट्स का लेवल लेते हैं, 10,000 यूनिट्स का लेवल लेते हैं। उस पे हमें ये पता है कि टोटल कॉस्ट कितना है 10,000 यूनिट्स पे, वो कॉस्ट सी 29,000 है। कहने से वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 0.2 पर यूनिट से? 2,000। तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है? इसे 27,000 चेक। विश्वजीत, काव्या, तुम्हें भी समझाइए कि ओके गुड। फिर अगर वेरिएबल कंपोनेंट है हमारे पास, अल्ताफ देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइस फ्रॉम योर साइड, चेक। So if we have variable component and fixed component, okay, अल्ताफ को मैं म्यूट करता हूँ अभी के लिए, हाँ fine. So if we have variable component and fixed component, then now can we find cost for 25,000 units? ठीक है, तो करेंगे वो बाद में ही करते हैं, पहले कॉस्ट डी का भी स्प्लिट करके रखते हैं। मोहम्मद, अब तुम करो और मुझे बोलो, या फिर जिन जिन का नहीं आया था आप करो कॉस्ट डी का स्प्लिट, एंड मुझे बोलो कैसे आएगा वेरिएबल कंपोनेंट और फिक्स कंपोनेंट। करो।
क्या क्वेश्चन या आंसर? आंसर। वेरिएबल वेरिएबल या फिक्स्ड बोलना है काव्या तुम्हें? वेरिएबल कंपोनेंट कैसे आएगा काव्या? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, राइट? हाउ मच इज चेंज इन कॉस्ट हियर? हाँ करेक्ट, 7500 डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स इज 5000, राइट? तो कितना आ रहा है वेरिएबल कंपोनेंट पर यूनिट? 1.5 पर यूनिट ना। अब वो तो पर यूनिट ही रखेंगे क्योंकि उसको तो हमें पर यूनिट पे ही निकालना है ना। अब फिक्स्ड कंपोनेंट, हाँ मतलब फिर बोलो मुझे काव्या, 10,000 यूनिट्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है ना वैसे हमें। हाँ, फिक्स्ड कंपोनेंट निकालते वक्त भी बस वो लगेगा फिक्स्ड कंपोनेंट। अब मुझे बोलो 10,000 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट कितना है काव्या? मतलब वो कॉस्ट डी कितना है? 30 नहीं, नहीं नहीं, 10,000 के लिए 25,000 है ना। सो दैट विल बी वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। उसमें अब करेक्ट है तुम जो बोल रहे हो, वेरिएबल कितना आएगा उसमें? 25,000 विल बी इक्वल टू, करेक्ट, 1.5 पर यूनिट इंटू 10,000 यूनिट्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 आ रहा है क्या सबका? चेक करो। विश्वजीत तुम्हारा भी आया है? फाइन। यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है क्या? बिकॉज अंडरस्टैंड, वेरिएबल फिक्स सेमी वेरिएबल में आपको आइडियली एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, सो दैट आपको आगे जाके इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अब आगे जाके इस पे क्वेश्चंस नहीं आने वाले स्पेसिफिकली। तो दिस इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन सम क्वेश्चंस, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। तो ठीक है, अब स्टेटमेंट बनाते हैं पूरे कॉस्ट का। सो कॉस्टिंग में हम हमेशा ऐसे स्टेटमेंट्स बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एट 25,000 यूनिट्स। ठीक है। फर्स्ट, हमेशा ये भी याद रखो, धीरे धीरे मतलब नेक्स्ट चैप्टर से समझेगा आपको, ऐसे ए बी सी बोलना है उसको, क्यू बोलता हूँ बाद में। ए पहले तो कॉस्ट ए लेते हैं, चलो कॉस्ट ए। कॉस्ट ए कैसा था? वेरिएबल था। कैन यू टेल मी कैलकुलेशन 25,000 यूनिट्स के लिए क्या आएगा? कैलकुलेशन मतलब, करेक्ट करेक्ट। तो कैलकुलेशन आपको ठीक से दिखाना है। एक तो अब पहले कैसे दिखाना है? 25 सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है लिखते वक्त कि 25,000 इंटू 5.5। लिखते वक्त यू शुड ऑलवेज राइट 25,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 5.5 पर यूनिट। अभी से आदत डाल दो, सो दैट आगे जाके आपको ये ऐसे कंबरसम नहीं लगेगा कि ऐसे क्यों लिखना है, इतना लगेगा ही नहीं आपको। अभी से ही आदत डाल दो ऐसे लिखने की, सो दैट इट बिकम्स अ हैबिट, एंड देन आपको ये सोच के नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा आपसे। सो व्हाट इज, लेकिन ये सबके लिए वर्क नहीं करेगा ना अल्ताफ, ऐसे यूनिट्स और रुपीज। हाँ तो वेरिएबल के लिए होगा वो। ठीक है। तो कितना था 25,000 इंटू 5.5? ओके करेक्ट, ठीक है। देन कॉस्ट बी, उसमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो फिक्स था। कितना था वो फिक्स्ड? 63,000। अब कॉस्ट सी में हमें वेरिएबल पोर्शन भी लेना पड़ेगा एंड फिक्स्ड पोर्शन भी लेना पड़ेगा। मुझे बोलो वेरिएबल पोर्शन कितना निकाला हमने अभी ऊपर? हाउ मच पर यूनिट? 0.2 पर यूनिट इंटू 25,000 यूनिट्स। कितना आता है वो? 5,000। एंड फिक्स्ड पोर्शन 27 निकाला था हमने। यार ये पार्ट क्लियर है सबको, कॉस्ट सी वाला? वही वही शजीत प्रगुन। ओके ओके गुड। देन कॉस्ट डी, कॉस्ट डी भी ऐसा ही है, तो आप भी वेरिएबल पोर्शन फिक्स्ड पोर्शन अलग से लेते हैं। कितना
कितना निकाला था? 1 नहीं 1.5। 37,500 आता है ना। एंड फिक्स पोर्शन 10,000। ठीक है। देन कॉस्ट ई was fixed cost 50,000. Cost F was variable cost, which was 4.2 per unit. Correct. So rupees 4.2 per unit into 25,000 units. हाँ yes बोलो। कॉस्ट सी में फिक्स्ड पोर्शन है, 27 नहीं था क्या? हाँ देखो, यहाँ पे 0.2 पर यूनिट था ना काव्या, एंड देन टोटल कॉस्ट में वो पुट करके देखो 27 आ रहा है या नहीं। करो सॉल्व करके देखो और बोलो मुझे। सॉल्व करो एंड देन टेल मी आ रहा है क्या सच में। देन इसका टोटल शुड बी आवर फाइनल आंसर। करेक्ट, 435 इज करेक्ट, वेरी गुड। Let me know if anyone has any doubt in this. No? Good. Kavya, did you get 27,000? Okay, good. विश्वजीत मोहम्मद, लेट मी नो टोटल आया क्या एंड समझा क्या सब कुछ। गुड। विच आंसर वैभवी? फोर 34,500 आ रहा है। कौन से कॉस्ट में मिस्टेक है वो बोलो पहले तो। कौन सा कॉस्ट अलग है? आई होप यू आर नॉट मेकिंग टोटलिंग मिस्टेक। मतलब टोटलिंग मिस्टेक है वापस। कॉस्टिंग में सिली मिस्टेक्स एंड टोटलिंग के मिस्टेक्स इज वन ऑफ द मेन रीजंस जिसके वजह से मार्क्स जाते हैं स्टूडेंट्स के, कि एक जीरो ही नहीं देखा, 10,000 को 1 लाख लिया, फिर ऐड करते वक्त कुछ अलग ही ऐड कर दिया। ऐसी चीजें बहुत होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए केयरफुली करना है एकदम कैलकुलेशन, क्योंकि कॉस्टिंग में अदरवाइज मिस्टेक, मतलब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो मिस्टेक्स नहीं होते अदरवाइज। तो मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स आर सिली मिस्टेक्स दैट शुड नॉट हैपन। वही लेट मी नो टोटल आ रहा है क्या तुम्हारा 435। तुम ये 500 और ये 500 दोनों ले रहे हो क्या? कंसिडर करो, कोई तो एक तुम नहीं ले रहे हो उसमें से, इसलिए तुम्हारा 500 से कम आ रहा है आंसर। हाँ ओके गुड। कोई तो एक 37,000 ले रही होगी। ठीक है। अब हमें एक और कॉस्ट का टाइप देखना है। तो वो एक और कॉस्ट का टाइप देखते हैं, एंड आज के लिए अब होमवर्क्स होने वाले दो। अब आज से होमवर्क स्टार्ट होंगे प्रॉपर। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी देखा, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फोर्थ लिखो, उसमें फोर्थ है, उसमें फोर्थ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी में ही फोर्थ पार्ट है ये। सुना होगा आपने इकोनॉमिक्स में पहले, स्टेप लैडर कॉस्ट। स्टेप लैडर कॉस्ट, उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए 2 लाइन छोड़ो और एक एग्जांपल लिख लो। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए 2-3 लाइन छोड़ो, एक एग्जांपल लिखो। लिखो 50 units can be packed, 50 units can be packed in a box costing rupees 100। मतलब एक बॉक्स में हम 50 यूनिट्स पैक कर सकते हैं और वो बॉक्स का कॉस्ट 100 रुपीज आता है। तो कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली।
मुझे बोलो, अगर हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो हमें कितने बॉक्सेस लगेंगे फिर? बॉक्स में पैक करना कंपलसरी है लेट्स से, तो कहने से हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो भी 1 बॉक्स लगेगा हमें। फाइन। 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो भी 1 बॉक्स लगेगा। कितने यूनिट्स तक हमें 1 बॉक्स लगेगा? 50 यूनिट्स तक। मतलब कहने से 50 यूनिट्स तक हमारा कॉस्ट आने वाला है 100 रुपीज, मतलब 1 बॉक्स। लेकिन जब यूनिट्स 51 हो जाएंगे तो कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा इमीडिएटली? 200, क्योंकि फिर 2 बॉक्सेस लगेंगे 51 यूनिट्स के लिए, राइट? कहाँ तक? करेक्ट। मतलब 100 यूनिट्स तक हमें 2 बॉक्सेस लगेंगे, मतलब 200 कॉस्ट आएगा फिर। देन कैन आई से 100 टू 150 यूनिट्स तक और 50 और 100 से बढ़ेगा कॉस्ट, 300 आएगा। डज इट लुक लाइक स्टेप्स? इसको बोलते हैं स्टेप लैडर कॉस्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। बट फिर अल्ताफ, अगर हमें फिर बीच का चाहिए तो उससे रॉन्ग आएगा ना स्ट्रेट लाइन अगर हमने ड्रॉ किया तो। इफ आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, एंड फिर किसी ने देखा कि 75 यूनिट के लिए कितना लग रहा है कॉस्ट, तो उसको इतना मिलेगा, दैट इज रॉन्ग। समझा? अब उसको 75 पे देखना है तो अब उसको ये ग्राफ पे देखना पड़ेगा, तो ये ग्राफ पे वहां पे जाके देखेगा तो 200 कॉस्ट दिखेगा। क्लियर? ये एग्जांपल और ग्राफ ड्रॉ कर लो सब लोग, एंड लेट्स सी इफ एनीवन कैन टेल मी एनी अदर एग्जांपल ऑफ स्टेप लैडर कॉस्ट। हाँ बोलो क्या? हाँ क्या हुआ कल का, रुको लेक्चर की बात करते हैं डिस्कस। हाँ चलेगा चलेगा, ग्रुप पे डिस्कस करते हैं, ग्रुप पे विल डिस्कस। ये लिख के हुआ के सबका बोलो, एंड लिख के होने तक ट्राई टू थिंक ऑफ some other example of step ladder cost, and let's see if anyone can tell me any other example of step ladder cost। ये पैकिंग के कॉस्ट के जैसा और कुछ? एनी एग्जांपल? विश्वजीत, मोहम्मद, वैभवी? पैकिंग छोड़ के, बॉक्स छोड़ के। ओके देखो, अगर ऐसा केस है कि वी आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, लेट्स से वी आर बस ऑपरेटर, पैसेंजर बस चलाते हैं हम सपोज, एंड एक बस की कैपेसिटी है 50 पैसेंजर्स, तो कहने से 51 पैसेंजर्स के लिए आइडियली हमें 2 बसेस लगेंगे, 51 टू 100 के लिए। 100 अगेन 101 टू 150 के लिए 3 बसेस लगेंगे, एंड सो ऑन। ओके, सो जनरली सर्विस सेक्टर में जब हम जाएंगे, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग में, तो ऐसे केसेस आ सकते हैं कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स एक लिमिट से बढ़े तो फिर डायरेक्टली हमें नया बस लग सकता है थियोरेटिकली। एक्चुअली अगर 51 लोग होंगे तो क्या करेंगे प्रैक्टिकली? हम उसको उसको बोलेंगे कि बैठो वहीं पे साइड में, राइट? मशीन के क्यों? हाँ
हम्म हाँ अच्छा बट ठीक है अल्ताफ देखो व्हाट हैपेंस इज मशीन के कैपेसिटीज विल दे बी इन दिस स्मॉल रेंज ऑफ 50-50 और विल इट बी इन अ लार्ज रेंज ऑफ 10,000 और 1 लाख मे बी ठीक है बट मुझे बोलो मशीन का कैपेसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ऑर्डर मशीन की कैपेसिटी कहने से विल बी इन अ लार्जर रेंज मशीन की कैपेसिटी का जो रेंज होगा वो 50-50-50 यूनिट्स नहीं होगा दैट विल आइडियली बी 10,000 और 1 लाख यूनिट्स पर मशीन हम्म तो फिर कहना से उस 1 लाख यूनिट्स के लेवल तक कहना से दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट उसके आगे एग्रीड उसके आगे वो बढ़ेगा बट वो फिक्स्ड कॉस्ट का डेफिनेशन था अल्ताफ क्योंकि फिर उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी में मतलब 1 लाख तक दैट कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम whereas 1 lakh units तक this packing cost is going to be like step ladder got it मतलब इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये जो गैप है यूनिट्स का ये जो स्लैब है ना ये अगर बहुत ज्यादा है बहुत ही ज्यादा है तो फिर वो फिक्स कॉस्ट ही हो जाएगा गॉट इट हाँ अगर वो छोटे 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 स्लैब्स है देन इट विल बी कंसिडर्ड स्टेप लैडर प्रोसेस डन एवरीवन कैन वी प्रोसीड एक लाइन लिखते हैं बस देन विल स्टॉप हाँ डेफिनेशन करेक्ट मतलब जनरली पैकिंग रिलेटेड कॉस्ट में आएगा वो दैट इज करेक्ट या फिर ऐसी चीजें वो बल्क में परचेस करनी पड़ती है दैट इज करेक्ट फाइन गुड तो एक बस डेफिनेशन लिखो इसका कॉस्ट विच remains same up to certain production or sale and then increases and then increases प्रगुन ये देख के लिखने की आदत एक तो अब छोड़नी है कंपलसरी हाँ अब तो मैं तुम्हें हर बार बोलने वाला हूँ अब तो देखो इंटरनेट इश्यू हुआ था ठीक है एंड इट इज ओके ठीक है सपोज सपोज पता ही नहीं चला मैंने क्या कहा तो भी ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है प्रगुन मुझे बोलो तुम खुद से भी मतलब लिख सकते हो राइट समझ करेक्ट तो आइडियली मेक इट अ हैबिट नाउ कि खुद के लैंग्वेज में लिखना है क्योंकि कॉस्टिंग में देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन कि आपको वैसे के वैसा लिखना है सो मेक इट अ हैबिट आप खुद के लैंग्वेज में सजेशंस दे पाते हो कंक्लूजंस लिख पाते हो हर एक क्वेश्चन के एंड सो ऑन हम्म चलो अब जस्ट बिफोर वी स्टॉप टेक क्वेश्चन 7 एंड 8 as homework 8 7 8 both हम्म सो ये दो होमवर्क्स करने हैं विल चेक टुमारो होमवर्क इज कंपलसरी ऑल्दो योर शेड्यूल इज टू मच हेक्टिक होमवर्क को कुछ ऑप्शन नहीं है तो करना पड़ेगा ठीक है देन लेट्स स्टॉप फॉर टुडे विल मीट टुमारो ओके चलो बाय एवरीवन यस बाय बाय